हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने वीडियो में आज आप लोग के सामने जो बताने जा रहे हैं वह टॉपिक है सेकेंड कर्नाटिक वार्स और थर्ड कर्नाटिक वार्स। स्टूडेंट्स, ये दोनों वार के जानने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। उस वीडियो में हमने ये बताया था एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल के साथ हमने बताया था फर्स्ट कर्नाटिक वार से। आप फ्रेंच एंग्लो स्ट्रगल जो आप जाने हैं उसमें आपको हमने बताया था कि ये स्ट्रगल जो फ्रांस के साथ हुई थी, और ये फ्रांस और ब्रिटिश दो ऐसे पावरफुल कंट्री थी जिनके बीच में ये स्ट्रगल हुई थी, और ये लगभग 20 ईयर्स, और ये 20 ईयर में यह लगभग 3 वार्स इनके बीच में हुआ था। और ये 3 वार्स ये काफ़ी स्ट्रगल रूप में रहा, काफ़ी ये जो है उसको हम कह सकते हैं कि कैपेबल रूप में दोनों कंट्री एक दूसरे के सामने खड़ी पा रही थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस वार में, हर समय एक डायनेमिक रूप से घटनाएं घटती चली गई। स्टूडेंट्स, हम इसी के बारे में आज जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप फर्स्ट कर्नाटिक वार्स के बारे में लगभग पूरी तरह से आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आज हम इस वीडियो में उसको देखते हुए समझते हुए आज हम सेकेंड कर्नाटिक वार्स, उसमें आप जाने थे कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार का एंड हुआ था वो 48 यानी कि 1748 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, उस एंडिंग में हमने बताया था कि वह एक ट्रीटी के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि ये फ्रांस और इंग्लिश के बीच में जो वार हुई थी वह यूरोप से ही चली आ रही थी, और वहाँ पर जो वार में उनके बीच जो संधि हुई, वहाँ पर संधि का असर इंडिया में भी देखने को मिला, और यहाँ पर भी वह वार रोक दी गई। लेकिन इस वार में फ्रांस एक अपने आप को विनर के रूप में इनके सामने देख रहा था, और यह विनर यानी कि वो अपने आप को एक काफ़ी मजबूत रूप में ब्रिटिश के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उस समय फ्रांस के जो गवर्नर थे, कार्यकारी जो गवर्नर थे, वह थे डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स को यह बात भली भांति मालूम था कि हमें यही अच्छा समय है, क्यों ना हम ब्रिटिश को अपने कैप्चर में कर लें, उनको अपने अधीन कर लें, और हो सके ज़्यादा अगर हम इनको दबाव देते हैं तो शायद यह यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कभी कभी यह जो सोच होती है वह उल्टा पड़ जाती है। तो हम आज यह पल पल जो इनके बीच में एक डायनेमिक चेंजिंग आया उसी के बारे में जानेंगे। और फर्स्ट कर्नाटिक वार्स के बारे में हम भली भांति जानते हैं। आज सेकेंड कर्नाटिक वार, ये एक्चुअली क्या हुआ कि 1748 दो रीजन, साउथ इंडिया के दो रीजन था, एक था कर्नाटक और दूसरा था हैदराबाद, और ये दोनों के जो शासक थे ये अचानक से इनके यहाँ पर कुछ डायनेमिक परिवर्तन आती है। क्या आती है? तो ये यहाँ के शासक का डेथ हो जाती है, डेथ। और जब ये 1748 में जब इनका डेथ हो जाता है तो यहाँ के ये शासकहीन अब ये रीजन रह जाता है, और अचानक से अब इनके बीच में, यहाँ के नवाबों के बीच में ही अब स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तब तक ये सारा कंडीशन, सारा सिचुएशन डुप्लेक्स के सामने उभर कर चला आता है। डुप्लेक्स इस सिचुएशन का भरपूर जो है लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, और उस लाभ से वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनके अनुकूल कोई शासक हो जो उनका एक कठपुतली का काम करे। वह एक पॉपेट शासक यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे। वो अपने समर्थन से, अपने सपोर्ट के द्वारा वो यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज इसी बारे में जानेंगे। कुछ बार बार कुछ टॉपिक हम आपके सामने लिख कर, प्रस्तुत कर कर ये बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ बातें हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने अगर बोर्ड पर दिखता है तो उससे आप अपना कुछ कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इसके द्वारा, जैसे देखिए सेकेंड कर्नाटिक वार्स एक्चुअली ये शुरू हुआ है 1749 टू 1754। ये इनका ड्यूरेशन ये रहा है 1749 से लेकर 1754। लेकिन इस
वार से पहले हमने एक चर्चा किया, अभी आपको बताने का प्रयास किया 1748। देखिए इसमें क्या हुआ था, द निजाम ऑफ हैदराबाद असफ जहां डेड इन 1748। उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे वह थे असफ जहां, और उनकी डेथ जो हो जाती है वह 1748 में हो जाती है। अब ये तो शुरू से आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे और कई सारे प्रीवियस जो है आप स्रोत के माध्यम से जानते आ रहे हैं कि इन जो बादशाहों के बीच में ये भी इनके बादशाहत के लेकर आपसी संघर्ष हमेशा चलती आ रही थी। तो आइए इसको जानते हैं। तो स्टार्टिंग में पावर स्ट्रगल बिटवीन हिज ग्रेट सन, याद रखिएगा, थ्रू हिज डॉटर उनकी जो यहाँ पर ग्रैंड सन थे उनका नाम था मुजफ्फरजंग। क्या था? मुजफ्फरजंग। ये ध्यान रखिएगा, ये मुजफ्फरजंग और ये मुजफ्फरजंग एंड हिज सन नसीरजंग। अब कह रहे हैं कि असफ जहां के जो सन थे वो कौन थे? नसीरजंग। लेकिन ये ग्रैंड सन थे कौन थे? मुजफ्फरजंग। ये दोनों के बीच में यहाँ का निजाम को लेकर यानी उनका उत्तराधिकारी बनने को लेकर इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो गया। अब इन्हीं के बीच में लड़ाई हो गया। नसीरजंग चाहते थे कि हम यहाँ का नवाब बने और मुजफ्फरजंग चाहते थे कि हम यहाँ का नवाब बने, यानी कि हम यहाँ का निजाम बने। लेकिन इन संघर्ष जब ये शुरू हुआ उसी समय कर्नाटक में भी कुछ डायनेमिक इवेंट्स हुआ। देखिए क्या था, एट द सेम टाइम हम बार बार यहाँ पर एक पॉइंट लिखकर बताते चल जा रहे हैं। सेम टाइम चांद साहिब इन कर्नाटक वाज आल्सो ट्राइंग टू टेक ओवर अनवरुद्दीन एज नवाब कर्नाटक। और उसी समय चांद साहब जो थे, जो उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन, जो प्रीवियस वीडियो में हम उसके बारे में बताए हैं। और ये अनवरुद्दीन जो थे, जो उनके बीच में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में जो एक सपोर्टेड लड़ाई चली थी उसमें अनवरुद्दीन जो थे वह असक्सेस हो गए थे। उस वजह से वह अपनी कमजोरी को छुपाते चले आ रहे थे। फिर आते हैं और उस वजह से वह अपने आप को एक कैपेबल नवाब के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर उसी का हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। उस समय कर्नाटक का कौन नवाब थे? तो अनवरुद्दीन थे। और चांद साहब उनसे ये नवाबसी लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनसे हथियाने के फेर में थे, कब्जा करने के फेर में थे। तो अचानक देखिए अब यहाँ पर एक हैदराबाद में ऑलरेडी वहाँ असफ जहां के डेथ के बाद नसीरजंग और मुजफ्फरजंग के बीच में लड़ाई चल रही है। और अब ये दोनों जो लड़ाई को देखकर यहाँ आ गया डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स टुक एडवांटेज ऑल दिस, यानी कि ये दोनों कंडीशन को देखकर, एक तरफ हैदराबाद दूसरे तरफ कर्नाटक, ये दोनों में जब ये स्ट्रगल उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसका लाभ लिया जाए। और उस लाभ को पाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने सपोर्ट किसको किया? यहाँ मुजफ्फरजंग और दूसरा चांद साहिब। अब क्या था कि थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं। चांद साहिब जो अनवरुद्दीन के अगेंस्ट थे, तो वह फ्रांस, क्योंकि अनवरुद्दीन के विपक्ष वो लड़ चुका था। दूसरा मुजफ्फरजंग, तो यह मुजफ्फरजंग किनका पुत्र थे? तो ये मुजफ्फरजंग जो थे उनके ग्रैंड सन थे, किनके? असफ जहां उनकी बेटी का वो लड़का थे। तो ये इनका सपोर्ट किनके तरफ हो गया, यानी कि फ्रांस का सपोर्ट किनके तरफ हो गया? मुजफ्फरजंग एंड चांद साहिब। अब यहाँ पर जब फ्रांस ने सपोर्ट किया इन दोनों को, तो भाई वो ब्रिटिश कैसे बैठे रहता? ओ भाई ये तो संभव ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल, जबकि इंग्लिश ब्रिटिश सपोर्टेड अनवरुद्दीन एंड नसीरजंग। अब तत्काल एट ए टाइम अब ये जहां फ्रांस ने सपोर्ट किया मुजफ्फरजंग एंड चांद साहिब, तो इंग्लिश ने सपोर्ट किसको कर दिया? अनवरुद्दीन एंड नसीरजंग। इधर सपोर्ट हो गया। अब फिर यही यूरोप के तर्ज पर ही फिर से फ्रांस और इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश दोनों आमने सामने खड़ी हो गई। ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। दोनों के तरफ से एक
लोकल जो रूलर थे उनके द्वारा फिर से ये लड़ाई इनके डायरेक्टली न रहकर इनडायरेक्ट रूप में इनके बीच में यह जंग शुरू हो गई। अब क्या था, अब यहाँ पर भी हमने आपको लिख दिया बिगनिंग द वार बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। बात यही हुई, लड़ कौन रहा है, लड़ कौन रहा है तो देखिएगा, लड़ रहा है इधर नसीर जंग एंड मुजफ्फर जंग, ध्यान दीजिएगा। दूसरे तरफ लड़ कौन रहा है, चांद साहिब एंड अनवरुद्दीन। अब देखिए मुजफ्फर जंग, यहाँ पर देखिएगा आपको स्पष्ट मुजफ्फर जंग एंड चांद साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो फ्रांस। और अनवरुद्दीन एंड चांद, यहाँ पर अनवरुद्दीन एंड नसीर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश। अब ये दोनों आपस में फिर एक खेमा में बट गए, इनका ग्रुप वाइज हो गया और एक तरफ से अब फ्रांस और ब्रिटेन फिर एक बार आमने सामने आ खड़े हो गए और इनके बीच एक तरह का जंग शुरू हो गया। और इसी बीच फिर से एक डायनेमिक इवेंट्स होती है जो कि ना फ्रांस ने सोचा और ना ब्रिटिश ने सोचा। देखिए 1749 अनवरुद्दीन डेड इन बैटल ऑफ एम्बूर, ये याद रखिएगा। ये जो इनके बीच में जो एक बैटल चली आ रही थी, इस बैटल का कहीं ना कहीं एक नाम होता था, ये जगह को लेकर नाम दिया जाता था। तो इन अम्बूर में जो लड़ाई हुई, अचानक से 1749 में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसी समय में 1750 में नसीर जंग का भी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जिसको जिसको इन्होंने सपोर्ट किया, अब उनको इन्होंने क्या किया, अब उन दोनों की जो है मृत्यु हो गई। किनके सपोर्ट वाले, यानी कि ये दोनों का सपोर्ट कौन किया था, यानी कि अनवरुद्दीन का सपोर्ट और नसीर जंग का सपोर्ट कौन किए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश। कौन सपोर्ट किया था, ब्रिटिश। यहाँ पर लिखा हुआ है अनवरुद्दीन एंड नसीर जंग, ये दोनों का सपोर्टर कौन था, तो ब्रिटिश था। लेकिन ये दोनों का डेथ हो गया। अब आती है कि यहाँ पर ये 1750 हुआ। अब जब इन दोनों का डेथ हो जाता है तब तो ये फिर से वही, फिर एक तरह से रूलर ना थे। अब इनका जो बेटा था, इनको एक तरह से पॉपेट रूप से इनको आनंद फानन में इनका एक शासक बनाया गया और शासक बनाने के बाद चाहा गया कि फिर से ये लड़ सके। लेकिन ये इसमें क्या था कि थोड़ा सा बार बार हम इसको बताते चल रहे हैं, शुरुआती दौर में क्या हुआ, शुरू में फ्रांस को काफ़ी सक्सेस मिल रहा था, सफलता मिल रही थी, तो फ्रांस काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी वो अपने आप को हैप्पी फील कर रहा था। लेकिन जब आगे आगे जैसे जैसे ये बैटल का ड्यूरेशन बढ़ते गया, फ्रांस अब यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर पा रहा था। हम पिछले वीडियो में आपको एक लाइन में बताने का प्रयास किए थे कि फ्रांस यानी कि यहाँ फ्रांस की जो लड़ाई थी या इनका जो यहाँ पर कार्य था वह एक गवर्नमेंट यानी कि वहाँ के सरकारी खर्चे से चल रहा था। जो भी यहाँ पर काम हो रहा था, यानी यहाँ पर जो डुप्लिक्स के द्वारा जो किया जा रहा था वह सब गवर्नमेंट सिस्टम के अंतर्गत चल रहा था, उनका सरकारी। जबकि ब्रिटिश की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्य चलाई जा रही थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वहाँ के वह एक प्राइवेट कंपनी थी और वह कंपनी अपने अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले रही थी। आगे चलकर वह सरकार के अधीनस्थ हुई थी। अब यहाँ पर आते हैं, चलिए तो अब 1751 अप टू रेलेट ये द सीज ऑफ क्लाइव। अब इस बीच में क्या हुआ, घटना क्या हुआ कि डुप्लेक्स के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था उनसे फ्रांस को काफ़ी नुकसान हुआ। अब नुकसान हो रहा था, लेकिन इसी बीच अब ब्रिटिश जो था वह क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया था और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह काफ़ी एक तरह से कैलिबर गवर्नर के रूप में जाने जाते थे। उनकी योजना जो होती थी, प्लान जो होती थी वह काफ़ी कैपेबल रूप में होती थी और इसका परिणाम देखने को भी मिला। अब यहाँ इनके योजना के अंतर्गत जो है फ्रांस जो थी वो अपने आप को कमज़ोर पा रही थी और इन्होंने अब देखा कि एक जगह पर अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है, देखिएगा यहाँ पर, तो मान लीजिए कि जगह तो ये कई सारा जगह है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए कि अभी थोड़ा देर के लिए फ्रांस और यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर लड़ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का
देखते हुए वह तुरंत यहाँ पर छोड़कर और यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ पर उलझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो फ्रांस ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक वो वहाँ क्या हुआ, कब्जा हो जाता था। अब फ्रांस वहाँ जब तक जाए तब तक ब्रिटिश यहाँ पर अपना अटैक कर देते थे। नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट यही बनता चला गया कि अब ब्रिटिश अपने प्लान में जो है डे बाई डे सक्सेस होती जा रही थी, जबकि फ्रांस अपने प्लान में अपने आप को अनकैपेबल यानी कि अनसक्सेस रूप में चली जा रही थी, यानी कि फेल्योर होती जा रही थी। आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हुए, तो आइए अब क्या हुआ कि फिर आखिरकार इनके बीच में ये लड़ाई 2 साल तक यानी कि 2 years आफ्टर 3 years टसल रूप में चलता रहा। यही सिलसिला चलता रहा। अचानक से वह एक जगह पर क्या हुए, यह क्लाइव अटैक करते हैं, जो कि वहाँ पर भाग गए थे, तो अटैक किए और कैप्चर, ये एक जगह था, ये किला के रूप में, यहाँ पर वह कैप्चर कर लिए। अंततः 1752 में ये चांद साहब जो थे वो भाग गए थे। अब ये तंजौर की तरफ भागे हुए थे, लेकिन वहाँ पर इनके साथ वहाँ के लोकल लोग जो थे वह इनको उतना सम्मान नहीं दे पाए, और अंततः वहाँ पर उनकी कही जाती है कि उनको मार दिया गया, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा मार दिया गया। अंततः क्या हुआ कि फिर ये लड़ाई जो है एक ऐसे नतीजे पर पहुंची, यहाँ पर फिर से एक संधि हुई, और संधि क्या हुई, फिर फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में संधि हुई, और यह वार इंडेड, देखिएगा ट्रीटी, फिर से ये पौंडीचेरी, और ये 1754 में पौंडीचेरी एक संधि के अंतर्गत इन दोनों कंट्रियों के बीच में, ये दोनों ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में यह संधि हुई, और इस संधि के अंतर्गत फिर यह वार एंड हुआ। अब ये वार एंड हुआ, फिर भी इनके बीच में जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटा मोटा वार चलता रहा। फिर से ये वार एक यूरोप में फिर से एक बृहद रूप ले लिया, और वह बृहद रूप फिर से एक इंडिया में देखने को मिला, और उसे ही हम थर्ड कर्नाटक वार के रूप में जानते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह वार जो है 1756 यूरोप में फिर से वहाँ पर यह ब्रेकआउट किया था, और किनके बीच में, फ्रांस एंड इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर फिर से, और यह वहाँ की जो वार थी वह यहाँ पर भी देखने को मिला। वह बैटल यहाँ साउथ इंडिया और बंगाल में देखने को मिला, और तब तक ब्रिटिश यहाँ पर अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर चुका था, अपना कई जगहों पर अपना एक तरह का व्यापारिक पोस्ट पावरफुल रूप में एस्टेब्लिश कर चुका था, सेटलमेंट कर चुका था। अब देखिए, और ब्रिटिश इसी से उत्साहित था, कैसे नहीं, इसका भी एक पॉइंट में चर्चा किए। इन 1757 ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच सेटलमेंट चंदेरनगर, अब ये चंदननगर के नाम से जाना जाता है। ये क्या हुआ कि अब तो फ्रांस कभी संभल ही नहीं पा रहा था, ब्रिटिश के हमलों से वह दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर पा रहा था, वह कभी संभल नहीं पा रहा था। इसी बीच ब्रिटिश इनके चंदेरनगर को भी हमला करके कैप्चर कर लिया। इसी बीच में वो बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, यहाँ इसके अंतर्गत वह कब्जा कर लिया था, इनके बीच में हुआ था, इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और इनके अंतर्गत बंगाल में भी वो अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया, उसके अंतर्गत ये चंदेरनगर जो फ्रांस के अधीनस्थ था उसको उनसे हथिया लिया, कब्जा कर लिया। अब अगला ये प्लान जो है वह 7 ईयर फ्रांस का चला जाता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर पाए। यह वार जो थी वह 7 ईयर्स की चली थी, इसको 7 ईयर प्लान के भी नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। 7 ईयर्स यहाँ पर देखिए, आप ये जो भी हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान से इसको समझते जाइएगा, और अपने नोट्स में इसको लिखते जाइएगा, और फिर कभी इसके पढ़ने के बाद या समझने के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उसको आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा, हमसे उसको पूछ लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन पा लीजिएगा। चलिए आते हैं इस पर। तो ये 7 ईयर
जो है प्लान के नाम से जाना जाता है, वार्स के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, ये आपने ना बता दिए कि अब ब्रिटिश के हमलों से फ्रांस संभल ही नहीं पा रही थी, अब उनसे चंदेलनगर ले लिया। अब देखिए, एंड 3 इयर्स लेटर्स, अब इनके बीच में लड़ाई चलती रही, लेकिन फ्रेंच आर्मी अब ये इनके सामने अपने आप को जो है स्थापित नहीं कर पा रही थी, इनके सामने नहीं टिक पा रही थी और उतने मजबूत रूप से अपने आप को ये स्थापित नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, फ्रांस आर्मी डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ एंडीवास। अब देखिए वांडीवास, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको ये क्या लिख देते हैं, वांडीवास। यह जो है, अब मैप पर जाइएगा तो जैसे यह एक मैप है, यह ध्यान में रखिएगा, ये एक जगह है और इसी जगह के बीच में ये एक वांडीवास ये जगह है। अब यहाँ पर ये वांडीवास एक जगह है और ये लड़ाई जो हुई थी, ध्यान में रखिएगा, ये 1760 में, और ये कर्नाटक में हुआ था, कोरोमंडल कर्नाटक में हुआ था। और ये वांडीवास 1760, लेकिन ये वार के बाद से तो फ्रांस पूरी तरह से ब्रिटिश के सामने एक तरह से कहा जाता है सरेंडर कर दिया और ये उनके सामने टिक ही नहीं पाया। देखिए, द वार विंडेड ट्रीटी ऑफ पीस, ये फिर से यहाँ पर, लेकिन ये जो संधि हुई, यह संधि फ्रांस की तो कहा जा सकता है कि उनके जो पोजीशन थी, उनकी जो इमेज थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। एक तरह से कहा जाता है कि फ्रांस अब अपने आप को यहाँ पर उस पोजीशन में नहीं देख पा रहा था जैसे कि वह फर्स्ट कर्नाटक वार के रूप में, वहाँ पर जब फ्रांस को कुछ सफलता मिली थी तो लग रहा था कि यहाँ पर वह अपने आप को काफ़ी ताकतवर रूप में स्थापित कर रही थी, सभी को लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, बीतता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश जो है वो इस इंडिया पर अपने साम्राज्यवाद को स्थापित करती चली जा रही थी। तो ये भी या इनकी हर वार जो थी ये संधि के अंतर्गत समाप्त होती थी। अब ये तो संधि हो गई पेरिस, यानी कि 1763 ये अंतर्गत। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसके बीच में क्या हुआ कि इसके तरह से ब्रिटिश अब क्या किया था, इस पहले रिप्लेस्ड फ्रेंच पोजीशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो फ्रांस के जो पोजीशन था उसको वह रिप्लेस कर दिया था। 1761 में क्या किया था, वह पांडिचेरी जो फ्रांस का एक अंतिम गढ़ माना जाता था, वहीं उनके लिए बच ही गया था जो फ्रांस की थोड़ी सी इमेज को बनाए रख सकता था, उसको भी ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया, कब्जा कर लिया। नतीजा क्या हुआ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट क्या हुआ, कि फ्रांस की जो भी पोजीशन थी वहाँ यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यानी कि फ्रांस, यहाँ पर लिखा गया है फ्रांस लॉस्ट, यानी फ्रेंच लॉस्ट मेनी टेरिटरी टू ब्रिटिश, और ब्रिटिश के हाथों कई सारे नगर को इन्होंने गंवा दिया और ये सारे के सारे इनके जो नगर थे, शहर थे, वह ब्रिटिश के हाथों में चली गई। अब फ्रांस के हाथों में कुछ नहीं रह गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने फ्रांस को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने कहा कि आप रह सकते हैं और रह सकते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह का कोई आधिकारिक यहाँ पर फैसला करें, यह संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ी सी क्या है कि आप इस चैप्टर नेम है द राइट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इस चैप्टर में आपने ये जाना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राइज होने का क्या वजह रहा, किस तरह का रीजन है, वो कैसे सक्सेस हुए। तो 2-3 पॉइंट तो आप इससे मिले रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा जो प्लान होती थी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान होती थी। वो कोई भी काम करते थे तो उसका एक योजना तैयार करते थे और उसी योजना पर वो अपना वर्क करते थे। इसलिए माना जा सकता है कि ब्रिटिश का जो भी कार्य होता था वह एक एम्बिशन से भरा पड़ा होता था। तो ये कर्नाटक वार भी दिखाता है कि अगर कोई इसके जगह पर अदर कंट्री होता तो शायद वो नहीं टिक पाता। कोई 20 इयर्स कोई
एक कंट्री से लड़ के और यहाँ पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित करे, यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। और फिर भी ब्रिटिश ने हार नहीं माना, उसने लड़ा, अंततः फ्रांस को भी जो है यहाँ से भगा दिया और यहाँ से या तो फ्रांस को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया या तो फ्रांस को अपने अधीन कर लिया। क्योंकि एक लाइन में आपको हम बताते थे, जैसे ये बताए थे PDEF, ध्यान दीजिएगा। अब इनके ये फर्स्ट कंट्री आता पोर्टुगीज, पी से पोर्टुगीज, इनको तो वो ऑलरेडी पहले ही दौर में ब्रिटिश यहाँ से भगा दिया था। अब डच जो था वो भी ऑलरेडी पहले भगा था। अब ये जो फ्रांस, ये काफी इनको टक्कर दिया, लेकिन इनको भी अंतोगतवा यह ब्रिटिश जो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों कंट्रियों को यहाँ पर या तो यहाँ से वो उनको भागने पर मजबूर कर दिया या तो ये कंट्री आए भी तो ये अधीनस्थ सिर्फ सिंपली ट्रेड करने के दौर से आए और यहाँ सिर्फ वो ट्रेड करते रहे, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वो कभी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको जाना। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हम ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बारे में जाना। इसके बारे में जो तो स्टूडेंट्स हमने ये बताए थे, सॉरी कुछ देर के लिए हम थोड़ी सी रुक गए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस PDF के रूप में आपको हमने बताया और समझाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस होने का जो मुख्य वजह है, उनका जो मेन रीजन है वह यानी कि आपको सक्सेस होने का जो वजह रहा वह उनका स्ट्रॉन्ग प्लान, स्ट्रॉन्ग जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो थी वो भी थी, और दूसरा कंडीशन कि वो जो भी कार्य करते थे वो कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करते थे, वो उनका निजी प्लान होता था, निजी उनका ये किसी तरह का वर्क होता था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ये जाना, आपके मन में क्वेश्चन बार बार होता है कि सर ये द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चैप्टर नेम है, लेकिन इस चैप्टर में ये सारे जो डिस्कस किए हैं सर इसका मुख्य वजह क्या है? क्योंकि ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है ब्रिटिश यहाँ पर कितना सारा स्ट्रगल किया अदर कंट्रियों के साथ, वह इंडिया में बहुत सारा अपने एम्बिशन दिख रहे थे, वह यहाँ पर रूलिंग करने के लिए सोच रहे थे। तो आपने इस वजह से हमने ये सारे डिस्कस आपको बताया और इसको समझाया। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनके सक्सेस होने का मुख्य वजह क्या है, और उसको जानते हुए कुछ हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसको जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस बीच अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि इस वीडियो सबको आप केयरफुली देखिए, क्योंकि अभी के दौर में इसी वीडियो के सहारे आपका कंसेप्ट बन सकता है। और इसलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बोलते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।